अस्सलाम वालेकुम। लाहौर कोट लखपत जेल नवाज शरीफ साहब से बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात हुई। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्या सराई की गुंजाइश काफ़ी कम है। माजी के अंदर बहुत से ऐसे मौके आए जहां पीपल्स पार्टी एक अपोजिशन की बड़ी जमात का किरदार अदा करते हुए और नून लीग को साथ मिलाते हुए पीटीआई के लिए बड़ा ही मुश्किल पैदा कर सकती थी सूरत हाल को। सेनेट का इलेक्शन हो तो वहाँ इतफाक़ राय नहीं पैदा हुआ, जब लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब हो तो उसके ऊपर इतफाक़ राय की गुंजाइश पैदा नहीं हुई। कभी याद आ गया कि इन्होंने कहा था लाहौर की सड़कों पे शहबाज शरीफ ने कि जरदारी को घसीटूंगा, कभी कहा था कि पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। आपस में कोई ऐसा मौका जहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज ली जा सकती थी, उन्होंने उसको फ़ायदा नहीं उठाया। इश्यूज़ क्या थे? जरदारी साहब के ऊपर नैब केसेस की तलवार लटक रही है, उनकी फूफी के ऊपर भी बिलावल की यही तलवार नैब केसेस की लटक रही है, और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ये स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं, जब मौका आए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मुलाकात एक अलामती मुलाकात तो कह सकते हैं। इससे ज़्यादा इसका सियासी फ़ायदा उठाने की पोजीशन में बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पर पंजाब की सियासत में देखें तो पंजाब की सियासत के अंदर अगर कोई किसी हलके में बाई इलेक्शंस के नताइज सामने आए तो चौथे या पाँचवें नंबर की जमात के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आती। चौथे के भी नहीं, पाँचवें नंबर की जमात के तौर पर नज़र आती। रूरल सिंध में उनको एडवांटेज हासिल है, लेकिन सिंध के अंदर उनकी अपनी जमात की हुकूमत कायम है। तो तीन सूबे जहाँ पर उनका वजूद इस वक्त जो है वो उतना ताकतवर हैसियत नहीं रखता जितना 70s या 80s में पीपल्स पार्टी की हैसियत होती थी। वो चैलेंज नहीं बन सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई दरख्वास्त दायर की है। हेल्थ ग्राउंड के ऊपर उनकी बेल की इस्तदा है। पहले ये हाई कोर्ट से मुस्तरद हो गई थी अल अज़ीज़िया करप्शन रेफरेंस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज दोबारा उन्होंने सबमिट की है। ये एक कानूनी रास्ता है जहाँ से उनको गुंजाइश मिल सकती है, और 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। मेरी तो ज़ाती राय है कि जितनी भी गुंजाइश हुकूमत पैदा कर सकती है, हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस पैदा कर सकते हैं, ज़रूर पैदा करनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि ज़ाती ज़िंदगी में वो काफ़ी तकलीफ़ दे मराहल से गुजर के आए हैं। एक तो वज़ारत उज़्मा की गद्दी से उतर कर किसी शख्स को आप कोट लखपत जेल में डाल दें या अडयाला जेल में डाल दें तो उसकी ज़हनी कैफियत क्या हो सकती है, वो सब के लिए समझने के लिए काफ़ी है। दूसरा, उनका वाइफ वाला कुलसूम नवाज शरीफ वाला जो सानहा था वो काफ़ी तकलीफ दे मामला है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सब बड़े जो हैं हमारे, उनको गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि इंडियन इलेक्शंस जैसे जैसे आगे चल रहे हैं अभी लगता यह है कि LOC के ऊपर सूरत हाल नॉर्मलाइज नहीं होने वाली है। एक नई किताब आई है जिसमें उन्होंने बताया कि मुल्ला उमर 2001 के बाद पाकिस्तान आई नहीं, और जो अमेरिका की मिलिट्री बेसिस थी जहाँ पर अमेरिकी स्पेशल सर्विसेज और बरतानवी जो स्पेशल सर्विसेज के फ़ौजी तैनात थे या उनकी बेस थी, उससे 3 मील की दूरी के ऊपर कभी एक बेस के ऊपर कभी दूसरी बेस के करीब जाके वहीं रहाइश पजीर रहे, वहीं से अपनी तंजीम जो थे उसको लॉन्च करते रहे, या जितना भी उनसे इंटरेक्ट कर सकते थे करते रहे। और कतर में जो तालिबान का दफ्तर खुला वो भी उनकी आशीर्वाद से खुला, और मुल्ला अबैदुल्ला को जो सरबराही सौंपी गई वो भी मुल्ला उमर की मर्ज़ी के साथ सौंपी गई। तो बहुत से लोग जो पाकिस्तान से ये सवाल उठाते थे कि उसामा बिन लादेन यहाँ पर एबटाबाद में काकूल अकेडमी से चंद मील की दूरी के ऊपर बैठा रहा और आपको पता नहीं चला, आप सोए रहे थे। तो मुझे याद पड़ता है कि एक सीनियर जो अमेरिका का ऑफिशियल था उसने कहा था कि आइदर दे आर वेरी इनकॉम्पिटेंट, तो या ये उनकी कनाइमत थी, इसके अलावा इसका और कोई जवाब नहीं हो सकता। तो ये दोनों असूल जो है ये इस वक्त अमरीकियों के ऊपर भी लागू होते हैं। मुल्ला उमर के हवाले से इसका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं। एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने 5 साल की तहकीक के बाद इस किताब को तहरीर किया, और उसमें तालिबान के सीनियर जो ओहदेदार हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत भी की है। ये दोनों मौज़ूआत हैं आज के प्रोग्राम में।